हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था, जिसमें हमने हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि किस तरीके से हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को एक मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बनाने में किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर हमने टेलर के प्रिंसिपल्स को समझा, जिन्होंने 4 प्रिंसिपल्स और काफी सारी साइंटिफिक टेक्निक्स दी थी। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन। हमने इन्हें भी समझा कि किस तरीके से इन्हें इंप्लीमेंट करके एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हमने बेसिकली हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स और टेलर के प्रिंसिपल्स और उसकी साइंटिफिक टेक्निक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी थी। आई होप आपको वो सारे के सारे लेक्चर्स पसंद आए होंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उन प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करें। और इसी तरीके से आपको वीडियोस आगे मिलती रहेंगी। आपका बस एक काम है कि आपको वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आज का ये जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडीज के बारे में। उन केस स्टडीज को स्टडी करके हम इस चैप्टर को पूरा एक तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके की केस स्टडीज इस चैप्टर से बनती है और कैसे कैसे हमें उनसे क्या करना है, डील करना है। सो द फर्स्ट केस स्टडी इज अबाउट द इक्विटी एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी बेटा कि अथॉरिटी को डेलीगेट किया जा सकता है। अथॉरिटी जो होती है वो अपर लेवल से लोअर लेवल पे चलती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोअर लेवल से टॉप लेवल पे चलती है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि छोटे मोटे काम को करने के लिए डिसीजन मेकिंग पावर को डेलीगेट करना। केस स्टडी क्या है? 2 फ्रेश एमबीएस, निकिता एंड सलमान, 2 पर्सन है, 2 किरदार है इसमें, निकिता एंड सलमान, जो कि नए नए एमबीए करके पास आउट हुए हैं और दोनों ने ही सेम मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया है। इक्वल लेवल पे परफॉर्म इक्वली वेल, दोनों की लेवल भी सेम है और दोनों की परफॉर्मेंस भी क्या है, सेम है। निकिता और सलमान दोनों ने एमबीए पास की है अभी नई नई, मल्टीनेशनल कंपनी, सेम ही मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया है, इक्वल लेवल पे है दोनों और दोनों की परफॉर्मेंस ही क्या है, इक्वल। येट सलमान इज प्रमोटेड बिकॉज ऑफ बायस्ड रीजनिंग, बीइंग अ फीमेल, निकिता वांट मैनेज हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सलमान को क्या कर दिया गया बेटा, प्रमोट कर दिया गया क्योंकि उसके पीछे का कारण था बायस्ड कारण था, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला। निकिता एज अ फीमेल, उससे ऐसा उम्मीद की गई कंपनी के जरिए कि वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अडेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि निकिता फीमेल है तो ऐसा सोसाइटी का ये मानना होता है कि एज अ फीमेल आप हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। वहीं पर ही सलमान जो मेल था उसका प्रमोशन हो गया, तबकि दोनों की परफॉर्मेंस भी सेम थी और दोनों एक ही लेवल पे थे। येट सलमान को प्रमोशन मिल जाता है, निकिता को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। तो ये था पूरा केस स्टडी का सिनारियो। अब यहां से सवाल क्या बनता है? यहाँ पे सवाल बनता है कि विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज वायलेटेड। यहाँ पे कौन सा सिद्धांत है मैनेजमेंट का जिसे वायलेट किया गया है? तो जाहिर सी बात है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। आपने इक्वालिटी से नहीं देखा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये बोलता है हेनरी फ्यूल का कि हर एक एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट किया जाए, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी रेस और कलर का हो, सबके साथ एक इक्वल फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा, जस्टिस के साथ, कर्टेसी के साथ, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहां पे हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की कमी देखने को मिलती है, जो कि सलमान को प्रमोशन मिल जाता है ड्यू टू हिज जेंडर और वहीं पर ही निकिता को उसका प्रमोशन नहीं मिल पाता है क्योंकि ऐसा कहा गया कि एज अ फीमेल वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज नहीं कर पाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वाला जो प्रिंसिपल है गिवन बाय हेनरी फ्यूल, वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रीच हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है विच वैल्यूज वर इग्नोर्ड। इस पूरी केस स्टडी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज इग्नोर हुई है? इग्नोर हुई है बेटा गुड ह्यूमन बिहेवियर। क्या हुआ है बेटा? गुड ह्यूमन बिहेवियर। सलमान हैड द हैबिट ऑफ बैक बीटिंग एंड रॉन्ग रिपोर्टिंग। देखिए, एक अच्छा आपने व्यवहार नहीं किया, एक ह्यूमैनिटी के नाते आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर ह्यूमन बिहेवियर आपके अंदर होता है कि आप एक अच्छी तरीके से बिहेव करें, लेकिन कंपनी ने सिर्फ सलमान को प्रमोशन दिया, निकिता को बायस नेचर रखते हुए आपने उनको प्रमोशन नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं एक बैड ह्यूमन बिहेवियर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जेंडर इक्वलिटी वाला जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे इग्नोर किया गया। जब बॉस ने डिसाइड किया प्रमोशन करने के लिए तो सलमान को प्रमोशन दे दिया और निकिता जो कि एक फीमेल थी उसे प्रमोशन नहीं दिया गया, क्योंकि उनको लगा कि वो कंपटीशन या
हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी वाला जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे इग्नोर होते हुए देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं जो गुड ह्यूमन बिहेवियर होता है वो भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं इग्नोर होते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये दो तरीके के वैल्यूज हैं बेटा जो इस केस स्टडी के अंदर हमें नहीं देखने को मिलते। चलिए सेकंड केस स्टडी की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये केस स्टडी है हमारी डिवीजन ऑफ वर्क और यूनिटी ऑफ कमांड को लेकर। देखिए, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसमें एक वन प्रोडक्शन यूनिट है जो कि स्कूटर्स और कार्स बनाती है। एन ऑटोमोबाइल कंपनी हैज वन प्रोडक्शन यूनिट मेकिंग स्कूटर्स एंड कार्स। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसकी एक प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें स्कूटर्स और कार्स बनाए जाते हैं। एम्प्लॉयज गेट कंफ्यूज, सेम रिपोर्टिंग लाइंस एंड अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉज ओवरलैप, इनएफिशिएंसी एंड फ्रस्ट्रेशन। एम्प्लॉयज कंफ्यूज है क्योंकि रिपोर्टिंग जिसको करनी है वो सेम ही पर्सन को करनी है। सभी एम्प्लॉयज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं है, किसको क्या काम करना है किसको क्या काम नहीं करना है ये क्लियर नहीं है एम्प्लॉयज को, जिससे क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, यानी कि एक ही काम बार बार लोग कर रहे हैं, इनएफिशिएंसी निकल के आ रही है और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज के बीच में हमें फ्रस्ट्रेशन का माहौल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल हमें देखने को वायलेट होते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला जो प्रिंसिपल है वो वायलेटेड देखने को मिल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जो अलग अलग एम्प्लॉयज हैं उनका एक ही प्लान होना चाहिए और एक ही हेड होना चाहिए, मतलब सबकी दिशा एक जैसी होनी चाहिए, सबका डायरेक्शन एक जैसा होना चाहिए। सभी एम्प्लॉयज एक सेम ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ग्रुप बना के एक तरीके से काम करेंगे, तब जाके वो क्या कर पाएंगे, एक अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। हाँ या ना? तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला प्रिंसिपल कहीं ना कहीं वायलेटेड हो रहा है, जिसमें लोगों को पता नहीं है कि उनको क्या काम करना है। अब इस प्रिंसिपल को जब आप वायलेट करते हो उससे क्या इमीडिएट आउटकम निकल के आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज, एक ही काम को बार बार अलग अलग पर्सन के जरिए से किया जा रहा है, जिससे कॉस्टिंग वो जो है वो बढ़ती जा रही है। कंफ्यूजन रिपोर्टिंग, किसको रिपोर्ट करनी है, वन हेड वन प्लान वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, आप रिपोर्ट किसको करोगे ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। इनएफिशिएंसी निकल के आ रही है एम्प्लॉयज की, क्योंकि एक ही काम को बार बार किया जा रहा है, सभी एम्प्लॉयज कंफ्यूज है कि किसको क्या काम करना है, किसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे के सारे टास्क क्लियर नहीं है। इस वजह से जो है एम्प्लॉयज की इनएफिशिएंसी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट इंप्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्लियर और नॉट? एंड द थर्ड केस स्टडी इज साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड फ्यूल्स प्रिंसिपल। देखिए, ये सिनारियो क्या बोलता है, a growing firm pushes its workforce to work overtime, ask them to report to multiple superiors and assign multiple products। एक फर्म जो है ग्रोइंग लेवल पे है और उसने अपनी वर्कफोर्स को कहा कि आपको ओवरटाइम काम करना है, ठीक, उनसे बोला गया कि आपको मल्टीपल सुपीरियर्स को रिपोर्ट करना है। अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड वाला मसला आ गया यहाँ पे, एंड असाइन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, उनको मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम दे दिया गया। इससे क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकल के आया, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी आई, टीम वर्क पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, क्योंकि बहुत सारे सुपीरियर्स को आपको रिपोर्ट करना है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे आपको काम दे दिया गया है, डिसिप्लिन कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिल रहा है, टीम वर्क पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इनएफिशिएंसी मास लेवल पे पहुंच चुकी है, जिस प्रोडक्ट पे आप डील कर रहे हैं उसकी क्वालिटी खराब हो गई है। अब उस प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके जाएंगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपकी गुडविल भी क्या होगी, इंपैक्ट होगी। तो इस तरीके से मल्टीपल सुपीरियर्स और मल्टीपल टास्क जो है इंडिविजुअल लेवल पे एम्प्लॉयज को क्या कर दिए गए, असाइन कर दिए गए। तो इससे फेयोल के कौन कौन से प्रिंसिपल वायलेट हुए बेटा, सबसे पहला यूनिटी ऑफ कमांड, आपने मल्टीपल सुपीरियर्स रख दिए रिपोर्ट देने के लिए। भाई एक आदमी एक ही सुपीरियर को कमांड देगा या कमांड लेगा उससे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब मुझे किसी एक से ऑर्डर मिल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं आपको ये काम करना है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि मैं किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड वाला जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है। एक ही एम्प्लॉय को आपने बहुत सारे काम दे दिए तो डिवीजन ऑफ वर्क आप सही तरीके से नहीं कर पाए, हो सकता है वो किसी काम में परफेक्ट ना हो तो वो कहीं ना कहीं वहां पे इनएफिशिएंट निकल के आ जाएगा। डिसिप्लिन नहीं आया, आपने कोई रूल्स वहां पे नहीं बनाए और टीम स्पिरिट डिक्लाइन हुई, यानी कि स्पिरिट डी कॉर्प्स वाला जो प्रिंसिपल है वो भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं गायब होते हुए देखने को मिल जाता है। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब हर एक एम्प्लॉय को जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिले, क्योंकि अगर उससे कमांड सिर्फ एक ही सुपीरियर से मिलेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ काम कर पाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को इस तरीके से बांटा जाए बेटा कि हर एक इंडिविजुअल के पास थोड़ा थोड़ा काम आ जाए और वो से 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर पाए, और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज को हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए जो कंपनी के जरिए सेटअप किए गए हैं, ताकि कंपनी के जो ऑपरेशन है वो स्मूथली रन हो पाए। और स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब है कि टीम के अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट की, कोऑपरेशन का भाव उनके बीच में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन का भाव उनके बीच में होना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से क्या कर पाए, काम कर पाए और कंपनी के गोल्स को अचीव कर पाए। वो क्या क्या कदम उठाया जाए जिससे कंपनी अपनी खराब सिचुएशन को वापस से रिस्टोर कर पाए,
तो जाहिर सी बात है हर एक एम्प्लॉय को ये बता दिया जाए कि वो किसको रिपोर्ट करेगा, और रिपोर्टिंग सिर्फ सिंगल पर्सन को करी जाए। हर एक इंडिविजुअल को उसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे काम दे दिया जाए कि आपको सिर्फ ये काम करना है और इसी काम में आपको परफेक्शन हासिल करना है। और कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक कोऑपरेटिव बिहेवियर, एक मोटिवेशन वाला माहौल सेटअप किया जाए मैनेजर के जरिए, ताकि कंपनी के अंदर डिसिप्लिन और स्पिरिट डी कॉर्प्स वाला प्रिंसिपल भी आपको कंपनी के अंदर होते हुए देखने को मिल जाए। सो दीज आर द बेसिक केस स्टडीज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे जब हम और चैप्टर्स में बढ़ते जाएंगे और जब हम सिलेबस कंप्लीट की तरफ पहुंचेंगे तो हम और भी बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहती है बेटा तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।